मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में अंधेरी की एक छोटी सी चाल में बसती थी एक आम सी लगने वाली जिंदगी, जहां प्यार भी था, रिश्ते भी थे और सपने भी। लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे छिपे राज कब खतरनाक मोड़ ले लें, ये कोई नहीं जानता। एक औरत जिसके दिल में पुराना प्यार अब भी जिंदा था, एक नया रिश्ता जो धीरे धीरे जुनून में बदलता गया, और एक पति जो इस कहानी में सबसे बड़ा सच था, लेकिन सबसे बड़ा धोखा भी उसी के हिस्से में आया। रात की खामोशी में जब पूरा घर सो रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने प्यार को पाप बना दिया और रिश्तों को साजिश। सुबह सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन एक मासूम आंखों ने वो देख लिया था जो इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा बना। यह वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। आज की हमारी पहली घटना मुंबई, महाराष्ट्र की है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाके में उस दोपहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन साकीनाका थाने के भीतर अचानक माहौल बदल गया। करीब 2 बजे कंट्रोल रूम के जरिए एक ऐसी सूचना आई जिसने पुलिस टीम को तुरंत हरकत में ला दिया। खबर घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल से थी, एक संदिग्ध मौत की। इंस्पेक्टर आबूराव सोनवणे ने बिना समय गवाए पूरी टीम को अलर्ट किया। कुछ ही मिनटों में इंस्पेक्टर बाबूलाल शिंदे, चंद्रशेखर नलावणी, असिस्टेंट इंस्पेक्टर दत्तात्रेय देशमुख, अनिल जयकर, सब इंस्पेक्टर बरी और अन्य पुलिसकर्मी उनके साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गए। राजावाड़ी अस्पताल पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। डॉक्टरों की टीम एक शव के आसपास खड़ी थी, गहन जांच में जुटी हुई। पास ही कुछ लोग खामोशी से खड़े थे, वही लोग जो मृतक के साथ अस्पताल आए थे। पहले तो उसे लगा कि वे गहरी नींद में हैं, लेकिन जब उसने उन्हें उठाने की कोशिश की और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसके होश उड़ गए। घबराहट में उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया। स्कूल की घंटी अभी अभी बजी ही थी कि रीवा के हाथों में आई एक खबर ने उसके होश उड़ा दिए। घबराहट में उसने सबसे पहले अपने पति के बड़े भाई यशु को फोन किया, फिर पड़ोस में रहने वाले अपने माता पिता रतन और शांति को इस बारे में बताया। दिल में उठती आशंकाओं के बीच वो बिना देर किए घर की ओर दौड़ी। घर पहुंचती ही उसने पड़ोसियों की मदद ली और सभी मिलकर उसके पति बाबू को तुरंत अस्पताल ले गए। लेकिन अस्पताल पहुंचने तक हालात हाथ से निकल चुके थे। जब पुलिस को सूचना दी गई और रीवा से पूछताछ हुई तो उसकी बातें साफ साफ होने के बजाय उलझी हुई और कुछ हद तक संदिग्ध लगी। फिर भी पुलिस ने अपनी शुरुआती प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अस्पताल से निकलकर पुलिस टीम सीधे अंधेरी कुर्ला रोड स्थित जरीमरी बस्ती की राधाकृष्ण चाल पहुंची, जहां बाबू अपने परिवार के साथ रहता था। छोटा सा 2 कमरों का वो मकान बेहद साधारण था। पीछे वाले हिस्से में किचन, बाथरूम और टॉयलेट, जबकि सामने वाले कमरे में एक चारपाई जिस पर बाबू सोया करता था, और उसी जगह उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई। कमरे का हर सामान अपनी जगह पर करीने से रखा हुआ था। जबरन घुसने या संघर्ष की कोई निशान नहीं मिली। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि घर में आने जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा था, जो अंदर से बंद था। ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति के अंदर आने की संभावना लगभग खत्म हो गई। इसी दौरान सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश धर्माधिकारी और एसीपी समद शेख भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और विचार विमर्श के बाद केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर आबूराव सोनवण और चंद्रशेखर नलावड़ी को सौंप दी। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों का आपराधिक मामलों में लंबा अनुभव रहा था, चाहे वो चंदन तस्करी हो या अपहरण जैसी जटिल केस। लेकिन इस मामले में दबाव कुछ अलग ही था। दबाव की वजह भी खास थी। मृतक बाबू न केवल मृतक का 5 साल का बेटा फैनले, बच्चे ने जो बताया उसने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। उसने मासूमियत से कहा कि जिस रात उसके पापा की हत्या हुई, उस रात मोनू अंकल घर आए थे। इतना ही नहीं, वो कई बार उसकी मम्मी के साथ उसके पापा की चारपाई के पास भी गए थे। एक बच्चे के सीधे साधे बयान ने पुलिस के मन में पहला शक पैदा कर दिया, और ये शक सीधे रीवा पर जाकर टिक गया। वैसे भी पुलिस पहले ही एक बात नोटिस कर चुकी थी। पति की मौत के बाद रीवा का व्यवहार सामान्य नहीं था। जहां एक पत्नी को टूट जाना चाहिए था, वहां वो असामान्य रूप से संयमित दिख रही थी। इन 2 बातों ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। अब पुलिस ने सीधे रीवा से मोनू के बारे में सवाल किया। उसने बताया कि मोनू उसके बड़े बेटे जीतू का दोस्त है, जो उसके साथ काम करता है और घर भी आता जाता रहता है। लेकिन जब उसी मोनू की पहचान फैनली से कराई गई तो उसने साफ इनकार कर दिया। ये वो मोनू नहीं है।
ये जवाब पुलिस के लिए बड़ा संकेत था। जब रीवा से दोबारा पूछा गया तो उसने वही पुराना जवाब दोहराया कि वो किसी और मोनू को नहीं जानती। लेकिन अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि वो सच्चाई छुपा रही है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया। रीवा की मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली गई। जांच में सामने आया कि वो एक खास नंबर पर बेहद ज्यादा बात करती थी। जब उस नंबर की पड़ताल की गई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। वो नंबर भी रीवा के नाम पर ही था, लेकिन इस्तेमाल कोई और कर रहा था। और जब उस नंबर की लोकेशन खंगाली गई तो मामला और साफ होता चला गया। जिस रात बाबू की हत्या हुई उस नंबर की लोकेशन भी रीवा के घर पर ही थी, जबकि असल में वो व्यक्ति मुंबई के जोगेश्वरी इलाके के प्रेम नगर में हनुमान मंदिर के पीछे रहता था। अब पुलिस ने रीवा की मोबाइल को और गहराई से खंगाला। कॉल लॉग और इनबॉक्स तो पूरी तरह साफ किए जा चुके थे, लेकिन एक छोटी सी गलती ने पूरा राज खोल दिया। मोबाइल में एक सेल्फी बची रह गई थी जिसमें रीवा एक युवक के साथ नजर आ रही थी। जब वो फोटो फैमिली को दिखाई गई तो उसने बिना झिझक के पहचान लिया, यही वो मोनू अंकल है जो उस रात आए थे। शहर की भीड़ भाड़ भरी गलियों में शुरू हुई ये कहानी धीरे धीरे एक ऐसी सच तक पहुंची जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। शुरुआत में ये एक साधारण हत्या का मामला लग रहा था, लेकिन जैसी जैसी परतें खुलती गईं, रिश्तों की सच्चाई सामने आती चली गई। पुलिस को आखिरकार उस शख्स का सुराग मिल गया जिसकी तलाश में वो कई दिनों से भटक रही थी। लोकेशन ट्रेस होती ही टीम ने तुरंत छापा मारा और संदिग्ध को दबोच लिया। गिरफ्त में आया व्यक्ति ही असली मोनू निकला। पहचान की पुष्टि के लिए जब उसी बच्चे के सामने लाया गया तो मासूम फैमिली ने बिना झिझक उसे पहचान लिया। कड़ी पूछताछ में उसने अपना जुर्म को कड़ी पूछताछ। दोनों की जुबानी जो कहानी सामने आई वो रिश्तों के टूटने और लालच की एक कड़वी दास्तान थी। रीवा का अतीत भी इस कहानी का अहम हिस्सा था। उसके पिता रतन सालों पहले तमिलनाडु से मुंबई आकर बसे थे। अंधेरी कुर्ला रोड के पास जरी मरी बस्ती में उन्होंने अपनी छोटी सी दुनिया बसाई थी। रोजगार के लिए उन्होंने पान बीड़ी का ठेला लगा लिया, जिससे किसी तरह परिवार का गुजारा चलता था। घर में पत्नी शांति, 2 बेटे और एक बेटी रीवा थी। रीवा पढ़ाई में ठीक थी और कॉलेज तक पहुंची। इसी दौरान उसका दिल रमन नाम के लड़के पर आ गया, जो बचपन से उसके साथ पढ़ता आया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी का सपना भी देख रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रमन को नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। हालांकि दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। जब रीवा ने अपने घर वालों के सामने रमन से शादी की बात रखी तो पिता ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बिना देर किए समाज और जाति की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पास ही रहने वाले बाबू के साथ उसकी शादी तय कर दी। हालात के दबाव में रीवा को यह रिश्ता स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं अधूरा प्यार और असंतोष बना रहा। बाबू का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। पेशे से वो कपड़ों की सिलाई करता था और अपने बड़े भाई यशु के साथ रहता था। सीमित आमदनी के बावजूद उसका झुकाव समाज सेवा की ओर था। लोगों की मदद करते करते वो धीरे धीरे सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया और इसी दौरान वो रामदास अठावले की भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से भी जुड़ गया। उसकी लगन और सक्रियता को देखते हुए उसे जरीमरी स्थित बौद्ध विहार मंदिर का अध्यक्ष बना दिया गया। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था। बाबू अपनी पत्नी रीवा के साथ उसी चौल में रहता था, जहां उसने कुछ समय बाद अपना छोटा सा घर भी खरीद लिया। परिवार धीरे धीरे बढ़ा और 2 बेटों जीतू और फैमिली का जन्म हुआ, लेकिन बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक दबाव भी बढ़ता गया। हालात ऐसी बनी कि रीवा को भी घर चलाने के लिए साकीनाका के सफेद पुल के पास एक निजी स्कूल में पढ़ाना शुरू करना पड़ा। बावजूद इसकी पैसों की कमी बनी रही और मजबूरी में बड़ा बेटा जीतू भी रात की नौकरी करने लगा। हालांकि बाहर से ये परिवार सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों में दरारें गहरी हो चुकी थीं। रीवा अपने अतीत को पीछे नहीं छोड़ पाई थी। शादी के बाद भी उसका अपने पुराने प्रेमी रमन से संपर्क बना रहा, जबकि रमन की खुद की शादी हो चुकी थी और उसकी बच्ची भी थी। जब बाबू को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो घर में तनाव बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, बहस और कभी-कभी मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। समय के साथ ये तनाव असहनीय हो गया। रीवा रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी और अब वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, कैसे? इसी उलझन के बीच उसकी मुलाकात मोनू से हुई, जिसने आगे चलकर कहानी की दिशा ही बदल दी। मोनू, जिसका असली नाम अजय उर्फ अभिमन्यु चौधरी था, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का रहने वाला एक 22 वर्षीय युवक था। वो रोजगार की तलाश में मुंबई आया था और यहां कारपेंटर का काम करने लगा। किस्मत ने उसे रीवा के स्कूल तक पहुंचाया, जहां वो फर्नीचर का काम करने आया था। यहीं से दोनों की मुलाकात शुरू हुई। रीवा ने जब पहली बार मोनू को देखा तो उसे यूं नहीं लगा था कि ये आदमी उसके किसी बड़े काम आ सकता है। धीरे धीरे उसने उससे नजदीकियां बढ़ानी शुरू की,
उसके हाव भाव, उसकी बातों और उसके करीब आने के तरीके ने साफ कर दिया था कि वो सिर्फ दोस्ती नहीं चाहती। मोनू भी समझदार था। वो रीवा की मंशा भांप चुका था। जल्द ही दोनों के बीच रिश्ता इतना गहरा हो गया कि रीवा ने अपनी जिस्मानी आग को बुझाकर ठंडी की, मकसद के लिए सारी सीमाएं पार कर दी। ये रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। रीवा ने मोनू को अपने नाम से लिया हुआ सिम कार्ड तक दे दिया ताकि उनके बीच की बातचीत पर किसी को शक ना हो। लेकिन असली खेल इससे भी बड़ा था। वो चाहती थी कि वक्त आने पर मोनू ही उसके पति की हत्या के आरोप में फंस जाए ताकि रास्ता साफ हो सके और वो अपने असली प्रेमी रमन के साथ जिंदगी जी सके। जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ दिया। बड़ा बेटा ड्यूटी पर था और घर में वो अपने छोटे बेटे के साथ थी। रात करीब 1 बजे मोनू चुपचाप घर में दाखिल हुआ। रीवा धीरे से उठी और दोनों बाबू के पास पहुंचे जो गहरी नींद में सो रहे थे। बिना किसी शोर के रीवा ने दुपट्टा बाबू के गले में डाला और दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से उसे कस दिया। कुछ ही पलों की तड़प के बाद बाबू की सांसें थम गई। हत्या के बाद भी दोनों बार बार ये सुनिश्चित करने के लिए लौटते रहे कि बाबू सच में मर चुका है। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया तो मोनू वहां से निकलकर अपने जोगेश्वरी स्थित घर चला गया। अगली सुबह रीवा ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही ना हो और रोज की तरह स्कूल चली गई। लेकिन इस साजिश का एक गवाह था, उसका छोटा बेटा फैनली। रात के दौरान वो जाग गया था और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। यही मासूम गवाही आगे चलकर इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाली बनी। पुलिस जांच में सच सामने आया और आखिरकार रीवा और मोनू उर्फ अजय उर्फ अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ और उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी कि जब रिश्तों में सच्चाई की जगह लालच, स्वार्थ और धोखे की नींव रख दी जाती है तो उसका अंत हमेशा विनाशी होता है। रीवा ने अपने निजी स्वार्थ और अवैध संबंधों के लिए जिस साजिश को रचा वो कुछ समय तक तो उसे सही लगती रही, लेकिन एक मासूम गवाह ने उसकी पूरी चाल को बेनकाब कर दिया। मोनू, जो प्यार में अंधा होकर हर हद पार करने को तैयार हो गया था, वही इस अपराध में उसका साथ देते हुए खुद भी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा। जिस आजादी और नए जीवन का सपना देखा गया था वो सलाखों के पीछे खत्म हो गया। दोस्तों, रीवा और मोनू दोनों ने मिलकर बाबू की हत्या कर दी। दोनों ने इतनी चालाकी से काम करा था कि किसी को भी पता नहीं चली। हालांकि पुलिस को भी पता नहीं चल पाया, पर लेकिन पुलिस की जांच ने जैसे ही पुलिस की उसके छोटे बेटे और ना ही इससे बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पा रहा था। इसी उलझन ने धीरे धीरे उसके भीतर एक खतरनाक सोच को जन्म दिया। उसने ठान लिया कि इस परेशानी से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, शिवानी को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटा देना। यह फैसला जितना डरावना था उतना ही ठंडे दिमाग से लिया गया था। अब वो सही मौके की तलाश में था। शिवानी ने पहले ही उसे बता दिया था कि 23 नवंबर 2025 को वो अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए मायके आएगी। इतना ही नहीं, उसने ये भी साफ कर दिया था कि वो अब ससुराल लौटने का कोई इरादा नहीं रखती और हमेशा के लिए मायके में ही रहने वाली है। ये बात सुनकर विनय के मन में एक साजिश पूरी तरह आकार लेने लगी। उसने तय कर लिया कि यही सही मौका होगा जब वो अपनी योजना को अंजाम देगा। शादी से 3 दिन पहले यानी 21 नवंबर को शिवानी अपने पति के साथ देवरिया से रसूलपुर स्थित अपने मायके पहुंच गई। परिवार के बाकी लोग शादी के दिन आने वाले थे। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन शिवानी की खुशी कुछ अलग ही थी। वो सिर्फ शादी को लेकर उत्साहित नहीं थी, बल्कि उसके मन में प्रेमी विनय से मिलने की तीव्र इच्छा थी। उसे विश्वास था कि इस बार विनय उसे हमेशा के लिए अपना लेगा। 10 नवंबर की रात गांव से कुछ दूरी पर शादी का कार्यक्रम आयोजित था। सुबह से ही मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था और माहौल पूरी तरह उत्सव में डूबा हुआ था। रात होती बारात दरवाजे पर पहुंची और करीब 10 बजे जायमाल का कार्यक्रम शुरू हुआ। चारों ओर खुशियां बिखरी थी, हंसी ठिठोली चल रही थी और इसी भीड़ में शिवानी भी मौजूद थी। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में उम्मीदें। दरवाजे के बाहर खड़ा विनय बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। जैसे ही शिवानी की नजर उस पर पड़ी, उसकी चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। उसने इशारों में विनय को थोड़ी देर रुकने को कहा, लेकिन विनय का